आईएएस और पीसीएस एग्जाम से जुड़ा हुआ साक्षात्कार चरण आप सभी की परीक्षा का निर्णायक चरण होता है। इससे जुड़े हुए कई सारे पक्षों पर हमारी विस्तृत चर्चा हो चुकी है। इससे पहले मैंने आपको कई सारे प्रश्न लिखवाए थे कि किस प्रकार के प्रश्न आमतौर पर सामान्यतः पूछे जाते हैं। ये तो सामान्य प्रश्न थे, कुछ विशेष प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो आपके सब्जेक्ट से जुड़े होते हैं, जो करंट अफेयर्स से जुड़े होते हैं। कई सारी चीज़ें आप लोगों को जो है पूछी जाती हैं। अब आज के सेशन में मैं आपको साक्षात्कार जब भी आप देने जाएं, चाहे आईएएस का इंटरव्यू हो या किसी भी स्टेट पीसीएस का इंटरव्यू हो, सबसे बड़ा जो कार्य होता है साक्षात्कार में वो होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, शारीरिक भाषा कैसी है। आमतौर पे आप देखेंगे जो कम्युनिकेशन होता है वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके का होता है, भाषिक और अभाषिक। ठीक है, तो जो आपकी शारीरिक भाषा होती है जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, इसका सबसे अहम रोल होता है पूरे के पूरे कन्वर्सेशन पे, और हम इसी से अपना प्रभाव ज़्यादा छोड़ते हैं। जो आमतौर पे जितने भी रिसर्च हुई हैं उसमें पाया गया है कि आपका जो शारीरिक भाषा है इसका लगभग 80 से 90% तक रोल होता है शारीरिक भाषा का। और कई बार क्या होता है, आपको तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। अभी जैसे बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी हैं जिन फिल्मों में आपने देखा होगा कि जो एक्टर है वो कुछ बोलता नहीं है लेकिन वो अपनी छाप छोड़ जाता है। बहुत सारी फिल्में बनी हुई हैं ऐसी। तो शारीरिक भाषा सबसे प्रभाव डालती है, सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है किसी भी कन्वर्सेशन में। इसी तरीके से जब भी आप किसी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो ऐसे में आपकी शारीरिक भाषा के बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी जरूरी है और उसको ध्यान में रखना आपको बहुत ज़रूरी है। मैं आज आपको कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा आपकी बॉडी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ। तो अभी बॉडी लैंग्वेज को लेकर के एक पहला सेशन है ये। अभी कई सारे सेशन हम लेंगे जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें और ऐड ऑन करूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए। बट आज कुछ आपको चेक्स बताऊंगा और कोशिश करिए, अभ्यास की चीज़ है, एक दिन में डेवलप नहीं होती। बॉडी लैंग्वेज आपकी एक समय के साथ डेवलप होती है। बॉडी लैंग्वेज मतलब शारीरिक भाषा, ठीक है, तो आप सभी जानते भी होंगे। तो आपको मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि आपका जो व्यक्तित्व है वो धीरे धीरे निखरता चला जाए, है ना। देखिए आमतौर पे होता क्या है, आप एक तो सामान्य परिस्थितियां होती हैं, दूसरा दबाव की स्थिति होती है। कई बार क्या होता है ना कि आपको किसी एक सिचुएशन में डाल दिया जाए, परिस्थिति में डाल दिया जाए, तो आप प्रेशर में आ जाते हैं। तो मुद्दा है कि आप व्यवहार कैसा करते हैं, आप सामान्य स्थिति में व्यवहार कैसा करते हैं और दबाव में आकर के व्यवहार कैसा करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगते हैं किसी चीज़ को लेकर के। बहुत सारे लोग क्या होता है ना, तुरंत इरिटेट होने लगेंगे। तो धैर्य है आपके अंदर, पेशेंस है या नहीं है, ये सब चीज़ें पता कैसे चलेंगी, आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके शारीरिक हाव भाव ये चीज़ बता देते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम जो है बॉडी लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है इंटरव्यू पे, इस पे कुछ बात करेंगे। इसके बाद देखिए, अभी तो जितने मैंने क्वेश्चन आपको लिखवाए हैं, काफ़ी सारे प्रश्न लिखवाए हैं और काफ़ी सारे प्रश्नों को लेकर मैं डिस्कस करूंगा आने वाले समय पे। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड में उस समय करंट में जो चल रहा होता है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो करंट में मुद्दे चल रहे होते हैं उनको कैसे आप समाधान कर सकते हैं उसको लेकर के भी आपसे कई बार आपके पक्ष जाने जाते हैं आमतौर पे। तो सही शारीरिक भाषा का आपको विकास करना है। ठीक है, अब जब सही शारीरिक भाषा आप में आएगी तो आपको जो है एक तो अपने अंदर सेल्फ बिलीव आएगा, है ना, अपने ज्ञान में विश्वास होगा। ठीक है, अहंकार आपका खत्म हो जाएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मतलब उत्साह आ जाएगा आपके अंदर एक आशावाद आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे होंगी और फिर आपकी शारीरिक भाषा में भी सुधार होगा। तो शारीरिक भाषा में कुछ पक्षों को मैं आपको लेकर के यहाँ पे चलूँगा। अब देखिए, आप मुझे देख रहे होंगे मैं क्लास ले रहा हूँ, तो क्लास लेकर के मैं बाहें चढ़ा करके क्लास ले रहा हूँ। ये हर एक चीज़ का मतलब है, आप देखेंगे हर एक चीज़ का मतलब है। हम जब इस तरीके से रहते हैं इसका मतलब कुछ और है। यदि हम इसी चीज़ को अपनी बाहें चढ़ा लें, अपनी बाहें आप कब चढ़ाते हैं, कई बार आप अपनी बाहें चढ़ाते हैं ना, ऐसे करके बाहें चढ़ाते हैं, अरे जल्दी जल्दी बाहें चढ़ाएंगे। तो ये एक तरीके से आपका एक डिफेंसिव नेचर दिखाता है ना, रक्षात्मक संकेत दिखाता है। आमतौर पे देखा जाए जब कन्वर्सेशन करना है तो अपनी बाहों को ऊपर नहीं चढ़ाया जाता। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको पता करना है और खासकर इंटरव्यू बोर्ड वगैरह में जाकर के सावधानी आपको बरतनी। पता चला आप गए और जाने के बाद बोर्ड के सामने ही अपनी बाहें चढ़ा के बैठ गए, नहीं, चीजों को समझना है। बहुत आपके शरीर की कैसे, देखिए हर चीज का फर्क पड़ता है। आप
कैसे किसी के साथ बैठेंगे तो मित्रता दिखाई देगा, कैसे आप किसी के साथ बैठेंगे तो जो है हो सकता है आपसे उससे विवाद ही हो जाए। जैसे आमतौर पे क्या होता है ना कि जब हम किसी के साथ बैठते हैं, मान लीजिए कोई एक टेबल है ना, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक दो चीज़ें बताता हूँ ताकि आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, धीरे धीरे आएगा। तो जैसे मान लीजिए कोई एक टेबल है ना, अब यहाँ पे टेबल में आप लोग कुछ इस तरीके की टेबल है, इस तरीके से टेबल है, ठीक है। यहाँ पे ये बीच में टेबल रखी हुई है और चारों तरफ आप यहाँ पे बैठ रहे हैं। एक पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है ना, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है पर्सन, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है। अच्छा एक चीज देखते हैं, इंटरव्यू बोर्ड में क्या होगा, यहाँ पे पैनल बैठा होगा आपके साथ, ऐसे सामने 4 से 5 लोग बैठे होंगे और सामने आप जाकर के बैठे होंगे आमतौर पे। तो ये एक डिस्कशन की मुद्रा है आमतौर पे देखें तो। यदि आप किसी के साथ भी बैठते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई मित्र है, तो मित्र के साथ यदि आप उसके साथ बैठ जाएं बगल वाली टेबल पे, मतलब उसी के साथ जैसे बैठे हैं इसके साथ ही बैठ जाएंगे ना, तो निश्चित तौर पे आपके विचारों की समानता दिखेगी। आप जो भी बातचीत करेंगे तो आपके विचारों में यहाँ पे एक ऐसा भाव रहेगा। ये देखिए ये सब चीज़ों का फर्क पड़ता है साइकोलॉजी का, कि आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे खड़े होते हैं, इन सब का फर्क पड़ता है। अब वहीं आप इसके सामने बैठ जाइए, यदि आप दो मित्र हैं आमने सामने खड़े होकर के बात करिए तो हो सकता है आपकी बातों में विरोध दिखे, लेकिन यदि आप साथ बैठ करके कन्वर्सेशन करेंगे ना अगल बगल, तो बातों में विरोध नहीं होता, सहमति का भाव भी होता है। तो आमतौर पे कई बार क्या होता है ना, जब भी हमें डिस्कशन करना होता है ये देखना भी होता है, पर इंटरव्यू बोर्ड के सामने तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहां तो आपको सबको जो है एड्रेस करना है, डिस्कस करना है। पर मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप बैठेंगे या खड़े होने में भी हमें ध्यान देना होता है कि किसी के साथ आपका एंगल कैसा है खड़े होने का, किसी के साथ बैठने का एंगल कैसा है ना। या फिर देखिए यहां बैठना होता है, आप कभी भी सामने, सामने का मतलब क्या होता है, आमने सामने, कहते हैं ना आ जाओ आमने सामने एक बार बैठ के बात कर लेते हैं। तो आमने सामने का मतलब ही होता है कि आप अपना पक्ष रखेंगे, सामने वाला अपना पक्ष रखेगा, ये आमने सामने की मुद्रा होती है। और मैं आपको सामान्यता बता रहा हूं, जब दो पक्षों के बीच में बहुत लड़ाई हो रही हो तो हमेशा आमने सामने रह करके ही वो करेंगे, ठीक है, आमने सामने ही रह करके एक दूसरे का विरोध करेंगे। कभी वो बगल में रह करके विरोध नहीं कर सकता, जैसे आपके इधर खड़े होकर के विरोध नहीं होगा, इधर खड़े होकर तुरंत आपकी मुद्रा बदल जाएगी, आमने सामने हो जाएगी। तो हर एक चीज का फर्क पड़ता है, मतलब बहुत छोटी चीज है बता रहा हूं आपको, ठीक है, ये बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं। चलिए अब मैं थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा कुछ पक्ष आपको बताता हूं। देखिए इस पूरे चरण में इंटरव्यू के दौरान पे 3-4 चीजें आपके अंदर तो कम से कम होनी चाहिए। पहली चीज है, और ये सब अभ्यास की चीजें हैं जो आपके अंदर आएंगी, ये तो मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल दिया, अभी मैं आपको सब चीज सिखाऊंगा, इमेजेस वगैरह के माध्यम से भी दिखाऊंगा। आने वाले सेशन में कैसे आपको खड़े होना है, कैसे आपको बैठना है, कैसे आपको बातचीत करनी चाहिए, ठीक है। तो वो एक तरीका है, कैसे आपके ड्रेसअप होना चाहिए, जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाएंगे तो क्या आपकी ड्रेस होनी चाहिए, इन सब चीज को लेकर भी डिस्कस करूंगा, पर उस पर हम आएंगे, अभी रुक जाइए। सबसे पहली चीज इंटरव्यू बोर्ड के लिए पहली चीज है आपका जो आपका ज्ञान है, जो भी आप पढ़ के गए हैं, जो भी आपको आता है उसमें आपको विश्वास है या नहीं है, खुद के ज्ञान पे। ऐसा तो नहीं कि आप खुद कंफ्यूज हैं, अपने ज्ञान में आपको भरोसा होना चाहिए, सेल्फ बिलीव बोलते हैं इसको, और सेल्फ बिलीव से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है आपका। आपको अपने आप पे भरोसा, कम से कम ऐसा नहीं कंफ्यूजिंग रहे कि आपको किसी ने ए बोला तो आपने कहा हाँ ए सही है, उसने कहा बी सही है तो आपने कहा हाँ बी सही है। तो अपने ज्ञान को आपको ध्यान रखना है और इस चीज को लेकर इतना भरोसा रखना है, और ये चीजें आपकी सब चेहरे में दिखती हैं, आपका कॉन्फिडेंस आपके चेहरे में दिखाई देता है, ठीक है। तो आपका आत्मविश्वास जो होता है ना, इसी से निकल के आता है। जब आपको अपने ऊपर भरोसा होता है, अपने ज्ञान में विश्वास, अपनी बातों में विश्वास, अपने आप में विश्वास, तो ये इसी को कहते हैं आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, और ये सब कुछ निकल के आता है। ये भी अपने आप में एक एनर्जी है। मैं हमेशा कहता हूं आत्म भरोसा भी अपने आप में एक ऊर्जा है, अपने ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा ही एक ऊर्जा है, ठीक है। तो ज्ञान आपका इस पे, देखिए अहंकार अलग चीज है, आप अहंकार से मत इसको ले। बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना, अपने अपने छोटी छोटी चीजों पर दो चीजें होती हैं। एक तो होता है कि आपको अपने आप पे प्राउड है, प्राउड मतलब गर्व है। दूसरा अहम का भाव है। अहम का भाव कहीं ना कहीं पे नकारात्मक पक्ष है, नकारात्मक है।
इसको हम ईगो भी बोलते हैं। अहम की भूमिका, इसको इथिक्स में आप पर्टिकुलर पढ़ेंगे, मैं एक पर्टिकुलर एक टॉपिक ही वहाँ पर आपको लेकर चलूँगा कि अहम की भूमिका किस तरीके से प्रशासन पे काम करती है या किस तरीके से आपके बिहेव को दिखाती है, उस पर हम बात करेंगे ईगो को लेकर के। दूसरा क्या है आपका, आपको प्राउड होता है अपने काम पे, कहते हैं ना मुझे अपने काम पे गर्व है, अभिमान है। ये एक सकारात्मक चीज़ है, गर्व होना चाहिए हमें अपने आप पे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राउडी नहीं होना चाहिए कि आपको इतना ज़्यादा कि आप, हो सकता है कि सेल्फ सेंटर पर्सन हो, आपको अपने ज़्यादा किसी के अंदर जो है मतलब किसी के जीवन में क्या चल रहा है उस पर ज़्यादा जाने की आपकी आदत ना हो, बहुत अच्छी बात है। आप क्यों किसी के जीवन के किसी की लाइफ में जाएंगे, है ना, क्यों किसी की लाइफ को जाकर के आप इंटरफेयर करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन आपका काम होना चाहिए कि आप अपने जीवन में कोई भी जो है अहंकार ना रखें, अहम भाव ना रखें, अपने ज्ञान पे आश्वस्त रहें, नम्र रहें और आदर दिखाएं। ठीक है, इसका उल्टा क्या है, आपके अंदर की विनम्रता का भाव कितना है, विनम्र रहें। गर्व तब आपका ज्यादा अच्छा होगा जब आप विनम्र रहेंगे, दूसरे के सामने एक नम्रता का भाव, झुक करके बात करना, कोई इसमें बुराई नहीं है, आदर का भाव, ये दो पक्ष आपके जीवन में बहुत जरूरी हैं। यदि आप जितना विनम्र होगे, जितना आपके अंदर एक तरीके से जितनी आपकी हाइट बढ़ती जाएगी, जितने बड़े लोग आप देखोगे ना, अमीर लोग या जितने ऑफिसर रैंक के लोग देखोगे, बहुत विनम्र होते हैं, वो बहुत अच्छे से मिलेंगे, बहुत अच्छे से डील करेंगे। यही आपके ज्ञान को दिखाता है और इसी से आपके ज्ञान में भरोसा बढ़ता है। तो आपको पहले तो ये दो गुण लाने हैं, नम्रता का भाव, किसी से भी मिलिए बहुत सहजता से मिलिए, सहजता से बात करिए, अपनी चीज़ों को दिखाने की कोशिश मत करिए कि आपने ये अर्जित कर लिया, आपने ये अर्जित कर लिया, आपके पास ये है, आपके पास ये है। अच्छा, कुछ लोगों के अंदर एक भाव और होता है, जैसे मान लीजिए कोई अपनी कोई भी बड़ाई बताए, ठीक है, ये कई बार चेक करिएगा कि आपके अंदर है कि नहीं है। तो जैसे ही कोई अपनी कोई बड़ाई बताएगा तो जो दूसरा सामने वाला होता है, कई बार आप उसे देखेंगे भी तो आपको पता भी चल जाएगा, वो धीरे धीरे उसके अंदर ईगो जगने लग जाता है, वो आपकी बात को काटने लग जाएगा, अपनी बात बताने लग जाएगा। ठीक है, ये आमतौर पे हम सब में एक भावना होती है कि हम अपने पक्ष को ज्यादा रखना चाहते हैं, दूसरे के पक्ष को सुनना नहीं चाहते। ठीक है, ईर्ष्या भावना भी इसे कहते हैं, ये आती है, मतलब ये अपने आप में स्वाभाविक गुण है। ज्यादातर लोगों में ईर्ष्या भावना होती है, जितने लोग आपके जितने करीबी होंगे वो ईर्ष्या भावना से भर जाएंगे। जैसे घर में आपके माता पिता किसी दूसरे पड़ोसी की बात करें कि पड़ोसी का लड़का बहुत अच्छा है, तो आपके मन में ना उसके प्रति ईर्ष्या सी आएगी, आपको जलन सी होगी कि यार उसकी बड़ाई हो रही, मेरी नहीं हो रही है। हर आदमी अपनी आत्म प्रशंसा चाहता है, ठीक है, स्वाभाविक तौर पे। तो जब कभी इस तरीके की स्थिति बनती है तो ये स्थिति अच्छी नहीं होती, ये भी नकारात्मक भाव है। दरअसल आपके अंदर होना क्या चाहिए कि दूसरा यदि कोई भी बात अपनी रख रहा है उसको विनम्रता पूर्वक सुनिए, सहज रहिए, है ना, विनम्र रहिए, नम्र रहिए। ये नहीं कि उसकी बात को आपने काट दिया और काटने के बाद फिर आप अपने पक्ष को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। ऐसा इंटरव्यू में दिख जाएगा यदि आप होगे तो, कोई ना कोई ऐसा समय आएगा जिस समय पे फिर आप जो है एक दो क्वेश्चन में इस तरीके के भाव आपके दिखते हैं और ये भी नकारात्मक है। मैं चाहता हूँ छोटी सी छोटे विषय पे बात की जाए और छोटे से छोटे मुद्दे को रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, तो अपने ज्ञान में भरोसा कैसे होगा, जब आप विनम्र और आदर दोनों कार्य करने लग जाएंगे। विनम्रता से क्या होगा, आप में एक भाव ये आ जाएगा कि मुझे ऐसा नहीं सब कुछ आता है। अहम क्या करता है, अहम कहता है मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सर्वे सर्वा हूं, ये मैं की भावना लेकर के आता है। विनम्रता मैं की भावना ले जाती है, वो एक्सेप्ट करने को तैयार होता है कि मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, है ना, मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, मेरे में भी कमियां हो सकती हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक, ये सब कुछ आपके बातों में, आपके चेहरे में, आपके कॉन्फिडेंस में, सब चीज़ों में लगेगा, आपको बहुत इसका जो है बेनिफिट होगा। ठीक है, आपके व्यक्तित्व में दिखेगा धीरे धीरे। तो पहली चीज़ है ज्ञान में, अपने ज्ञान में भरोसा होना चाहिए और इसके लिए आपको विनम्रता और आदर, ये दो भाव लेकर आना है। किसी से भी मिलिए बहुत विनम्र भाव से मिलिए, ये अभ्यास में लाइए अपने। दूसरा, उत्साह। उत्साह भी यही है जो मैंने अभी आपको बताया ना, आत्मविश्वास से ही उत्साह आता है। आप उत्साहित तब रहते हैं जब आपको अपने ऊपर भरोसा होता है कि मैं जो भी कर रहा हूं गलत नहीं कर रहा हूं। अपने ध्येय के प्रति समर्पित रहता है व्यक्ति, है ना, जो आपका लक्ष्य है, लक्ष्य के प्रति समर्पित, लक्ष्य के प्रति समर्पित। जैसे मेरे से बहुत सारे बच्चे एक चीज पूछते हैं कि सर आप सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते रहते हैं, है ना, जब कभी मैं ऑफलाइन में मिलता हूँ, किसी उसमें मिलता हूँ, इतना बिजी लाइफ होने के बाद भी आप मस्त कैसे रहते हैं? जो आपके अंदर सुबह मस्ती रहती है वही आप शाम को भी बढ़िया रहते हैं। सिर्फ एक रीजन है, अपने काम से मतलब, अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरीके से डेडिकेट होना, सुबह से लेकर शाम तक काम करना। यदि आप मतलब
मुद्दा वही है कि उत्साह आपके अंदर तब रहेगा जब आप अपने लक्ष्य को सर्वोपरि मानेंगे, उस पर डाउट नहीं करेंगे, उस पर संदेह नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहली बात, जब कभी भी आपसे कोई चीज पूछे, मान लीजिए कोई आपसे कोई चीज पूछी जा रही है, तो पहले तो सुने। ये आप अपनी आदत में सबसे पहली चीज लेकर के आए, सुने। इसके बाद जब आपको समय दिया जाता है उसमें आप बढ़िया से उत्तर दीजिए। ना तो कम बोलना है कि आप बोल ही नहीं रहे हैं, कम बोलना भी नकारात्मक है ना। और साक्षात्कार को फिर रुचि नहीं आएगी जब आप कम बोलेंगे। कोई व्यक्ति है आपसे उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कभी आपने एक चीज यदि वो की हो, मैं आपको एक जो है छोटा सा उदाहरण देता हूं और इस उदाहरण से आप एक बहुत बड़ी बात सीख जाएंगे। शायद मेरे ख्याल से ये उदाहरण आपको पूरी तरीके से एक दिमाग में जो आपके कन्फ्यूजन है ना उसको क्लियर कर देगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए आपके साथ कोई खड़ा है, ठीक है, आपसे कोई चीज बात कर रहा है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है। तो जब आपसे कोई व्यक्ति बात कर रहा है और या फिर आप उससे बात कर रहे हैं, तो आप उससे मान लीजिए कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई भी क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा ये काम आपने कब किया था। अब वो कोई रिप्लाई ना करे, ठीक है, एक बार किया, फिर दोबारा आप बोलते हैं। कई बार गार्जियन होते हैं ना घर में, गार्जियन को किसी बात पे आप गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, तो गार्जियन पूछते हैं आपसे, तो आप बताते नहीं है। फिर वो बड़े तेज आवाज में आपसे बोलेंगे भैया आप ही से बात हो रही है, आप ही से पूछा जा रहा है, कोई दूसरा से नहीं पूछा जा रहा है ना। बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, कभी छोटे बच्चों से बैठ करके आपने बात की हो तो छोटे बच्चे गुमसुम हो जाएंगे। जैसे उनसे कोई चीज में डांट पड़ी तो बोलेंगे नहीं, शांत हो जाते हैं, गुमसुम हो जाएंगे, एकटक देखते रहेंगे, है ना। उनको पता है बड़ा है, इससे कुछ बोल नहीं सकता हूं, बोलूंगा पीट देगा, तो वो शांत हो जाते हैं। तो आप उसको बार बार प्रवोक करते हो कि कुछ बोलो, बोल क्यों नहीं रहे हो। अब आप खुद होती है, आप इरिटेट हो जाते हैं। बहुत कम टाइम पे यदि कोई व्यक्ति सही से जवाब ना दे तो आपके अंदर इरिटेशन आती है। इसलिए कम बोलना भी नकारात्मक है, इतना पर्याप्त बोलना सही है जितना जरूरी है, ठीक है। आप किसी व्यक्ति से तभी तक रुचि बना सकते हैं। अच्छा, ये चीज आमतौर पे एक सामान्य सी बात और भी होती है, घरों में होती है, रिश्तों में होती है। जैसे हमें कोई बात चुभ गई ना तो हम चुपचाप हो जाते हैं, हम बोलते नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में कई जगह बोलते कहते मुंह फुला के बैठ गया। मुंह फुला के बैठने का मतलब है कि अब मुंह से कोई बातचीत नहीं करेगा, बस गुस्सा हो गया। हस्बैंड वाइफ के बीच में चीजें चलती हैं, वो मुंह फुला के बैठ जाते। दोस्तों के बीच में होता है, आपका कोई ना कोई मित्र ऐसा जरूर आपको जीवन में मिलेगा जो, और वो उससे बहुत इरिटेशन सी होती है, मतलब कुछ लोगों को बहुत इरिटेशन होती है ना। हमारे एक मित्र थे, मतलब मैं आपको जो है छोटी सी बात बताता हूँ। उनके साथ क्या था कि जब कभी हम डिस्कशन करते थे, अब तो वो एक बड़े पद में है, तो आर्गुमेंट बहुत होता था। मतलब हर बात पे आर्गुमेंट करते थे। कोई एक छोटी सी बात हुई तो उसमें बहुत सारी उनकी प्रॉब्लम्स होती थी। तो हमने एक सिद्धांत निकाला था, नमक का सिद्धांत। नमक का सिद्धांत क्या था हमारा कि जैसे मान लीजिए कि जैसे किसी व्यक्ति को क्या होता है ना, हर बात में कमी निकालने की आदत होती है। तो हमने कहा कि जो है मान लीजिए, अब ये मजाक में ही लीजिए चाहे जैसा भी लीजिए, उनके लिए हमने नमक का सिद्धांत इसलिए निकाला। हमने कहा इसको जो है 5 स्टार होटल पे भी लेके चले, वहाँ पे भी खाना निकालें तो अपना नमक लेकर के बैठता है। ये उसमें नमक कहता है, इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें ये कम है। आमतौर पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो जीवन में नमक लेकर के नहीं बैठना, हर जगह पे मस्त रहना है। कोई किसी से कमी हो जाती, कुछ भी हो जाती है, आप अपना स्वभाव क्यों तोड़ते हैं। अब आपको लगता है हमारा स्वभाव ही ऐसा है ना, हम गुमसुम हो जाते हैं। दरअसल ये जो लोग गुमसुम हो जाते हैं ना, इनको समझ में नहीं आता है कि रिप्लाई क्या करें, अब कैसे चीजों को हैंडल करें। इन्होंने ये चीज सीखी नहीं होती है ना। जैसे मान लीजिए कोई मुद्दा हुआ, मुद्दा होने के बाद आप गुमसुम होकर बैठ गए, तो गुमसुम होने का मतलब ये है कि वो मैटर को हैंडल नहीं कर पा रहा। दरअसल ये होती है मैटर। तो ये एक नकारात्मक भाव है। इसको भाव को भी आपको अपने अंदर से हटा देना चाहिए। मुंह फुला के आपको नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, मतलब थोड़ा सा क्या होना चाहिए कि लाइफ में आपके सामने जो है व्यक्ति है, कोई भी मुद्दा है, उसमें इतनी प्रतिक्रिया आपको जरूर देनी है। प्रतिक्रिया देना बंद नहीं करना होता है, ये भी बहुत जरूरी होता है ना। चलिए, वो धीरे धीरे चीजें हो जाएंगी। आपको मैं यही एक एक भाव आपको समझाऊंगा जो आपके जीवन में जरूरी होगा। उत्साह आपके अंदर कैसे रहेगा, जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरीके से समर्पित रहेंगे, और जब भी आपसे कोई चीज पूछी जाए आप जो है उसको मतलब उत्तर दें, सही से उसका उत्तर दें, ताकि आपसे सामने वाला भी रुचि बना के रखे, ठीक है। आप यदि नहीं बोलेंगे, देखो एक छोटा सा उदाहरण है, आपके चेहरे में यदि मुस्कान रहे तो सामने वाला आपको देखते ही क्या करेगा, मुस्कुराएगा, बिल्कुल मुस्कुराएगा। यदि आप किसी को बिल्कुल गुस्से से ऐसे देखते रहें, आंखें मतलब
ऐसे तो सामने वाला भी क्या होगा, धीरे धीरे वो भी उसको, एक तो या तो आपसे बोलेगा यार बेकार आदमी है, या तो वो भी उतना ही गुस्सा हो जाएगा, सामने वाला भी वही प्रतिक्रिया करेगा। तो जैसा आपका स्वभाव होगा, जैसा आपका नेचर होगा, सामने वाला भी वैसा हो जाएगा। यदि आप थोड़ा सा खुश मिजाज व्यक्ति हैं, आपके अंदर जो है एक मतलब होता है ना, कहते हैं यार इससे मिलने के बाद मजा आ गया, है ना, कितना मस्त आदमी है, तो वो वाला भाव आपके अंदर एक होना जरूरी है। ठीक है, अब मुद्दा है यहाँ पे, क्वेश्चन है कि आईएएस साक्षात्कार के दौरान अपनी शारीरिक भाषा के विकास के लिए क्या करें और क्या ना करें। कुछ पॉइंट बताऊंगा, सारे पॉइंट एक साथ नहीं बता सकता हूं, धीरे धीरे ही पॉइंट बताऊंगा। 5 से 10 पॉइंट आपको आज अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, आईएएस या कोई भी स्टेट पीएससी एग्जाम दे रहे हैं, इसमें साक्षात्कार में शारीरिक भाषा की भूमिका, ये सब अपने आप में एक पर्टिकुलर टॉपिक है। और जब आप इंटरव्यू बोर्ड में मॉक इंटरव्यू देंगे, कुछ भी देंगे, तो आपको बताया जाएगा कि देखिए आप में थोड़ा सा आपको अपने इन लहजों को सुधारना है ना। आप ज़्यादा बोलते हैं, आप हंसते हैं बीच बीच में, या बीच बीच में टोंकते हैं, या आपने मतलब हर चीज़, बैठने का तरीका कैसा, सब कुछ मॉक इंटरव्यू में इन चीज़ों को भी बताया जाता है आपका। ठीक है, तो एक एक चीज़ करके मैं आपको थोड़ा सा 3-4 पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहली बात, जब भी कोई भी प्रश्न का उत्तर देना, अपने चेहरे में एक छोटी सी मुस्कान जरूर रखें। मतलब मुस्कान वो वाली नहीं रहनी चाहिए, कुटिल मुस्कान, है ना। जैसे मान लो सामने वाला कुछ पूछ रहा है और आप इस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं कि अरे तुम्हें क्या आता है, सब कुछ तो मुझे ही आता है। ठीक है, तो संतुलित मुस्कुराहट रहनी चाहिए चेहरे में, एक मुस्कुराहट वो वाली अहंकार भाव वाली मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए। अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। अहंकार भाव वाली मुस्कुराहट अलग होती है। जब आप किसी से बहुत चिढ़ जाते हो ना, तो फिर आपके अंदर अहंकार भाव वाली मुस्कुराहट आ जाती है। और आई कांटेक्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब भी हम किसी से बात करें, मान लीजिए अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, आंख इधर करके बात कर रहा हूं, कई बार क्या होता है यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है देखो, और मैं खुद इस बात को देखता हूं कि कैमरे में कई बार क्या होगा, मेरा आई कांटेक्ट टूट जाता है। और मैं देखो लगातार मैं आई कांटेक्ट आपके कैमरे के साथ बना के रखूंगा ना, तो क्या होगा कि आपको लगेगा यार सर हमें देख रहे हैं, घूर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। लगातार घूरना नहीं है किसी को। आई कांटेक्ट होता कैसे, जैसे मान लीजिए 10 लोग बैठे हैं हमारे सामने, बोर्ड में भी आपके 4-5 लोग बैठे होंगे। आई कांटेक्ट हर एक मतलब 10-5-15 सेकंड के बाद चेंज होता रहता है। जितने भी लोग हैं उनमें चेंज होता रहेगा। और एक चीज और बताऊं, हम आंखों में आंखें देख करके कभी किसी से बातचीत नहीं करते। हम किसी से बात करके देखना, आप पूरी तरीके से आप आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाएंगे। वो हो सकता है मुश्किल से 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए ही आई कांटेक्ट बनता है। हम जब कभी किसी से बात करते हैं ना, आप वो देखेंगे, फिर थोड़ी देर बाद आप फेस देखने लग जाएंगे, या फिर आपका थोड़ा सा, तो वो जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप आंखों में आंखें डाल के ऐसे करके बात कोई नहीं करता है। आई कांटेक्ट की जरूरत है। बिना आई कांटेक्ट के आपको, लेकिन जब आप किसी से बात करें, मान लीजिए आप 5 लोग बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, तो आपको सबको एड्रेस करना होगा। ये नहीं कि एक आदमी से लग गए आप बात करने में, बाकियों से आपको कोई मतलब नहीं है। 2 बैठे हैं तो 2 लोगों से आई कांटेक्ट बनाना है। यदि 3 लोग बैठे हैं, जैसे यहां पे मैं हूं और कैमरा है और आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो आप देखते होंगे मैं कैमरे को देखता हूं, फिर थोड़ी देर के लिए इधर देखा, फिर कैमरे में आ गया, फिर इधर देखा, फिर कैमरे में आ गया। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ऐसे करके आपको बस लगातार क्लास कराते जाऊं। तो आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि हमें जो है, आई कांटेक्ट का मतलब नहीं किसी चीज को घूरना है या देखना है, बट ये है कि कांटेक्ट आपका पर्टिकुलर कुछ सेकंड बाद चेंज होता रहना चाहिए और फिर वापस आ जाना चाहिए। इतना भी नहीं कि बहुत लंबा चला गया। तभी ऑडियंस आपके साथ इंगेज रहेगी। जो भी व्यक्ति आपसे कुछ, आप जिससे बात कर रहे हैं उस पर प्रभाव छोड़ पाएंगे। तो आई कांटेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। आई कांटेक्ट पे एक मैं पर्टिकुलर सेशन भी लाऊंगा, कुछ इमेजेस के माध्यम से ही आने वाले समय में आपको सिखाऊंगा। तो आई कांटेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, हाँ देखो, संदीप राय जी ने कहा कि सर पहले मुस्कान को ही डिफाइन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे मुस्कुरा दिया। देखो सामान्य रहिए, बहुत ज्यादा चेहरे में गंभीर भाव, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको आमतौर पे देखो यूपीएससी की तैयारी करने वाले, स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चों से मिलो ना, वो बहुत सिंसियर होंगे। सिंसियर होना चाहिए, लेकिन आपको मिलने के बाद ऐसा ना लगे कि देश के प्रधानमंत्री आप ही हैं, इतना दबाव है आपके अंदर, इतना प्रेशर है। अरे आप प्रधानमंत्री थोड़ा ना है देश के, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन करिए, मस्ती में रहिए। एक जो मस्त वाली भूमिका होती है ना, किसी से भी मिल रहा है, थोड़ा अभ्यास करिए इस बात को लेकर के। मैं अब कोई ऐसा नहीं कह सकता, अभी मैं इसको लेकर के कुछ इमेजेस में आपको दिखाऊंगा अभी आने वाले समय पे। आपकी मुस्कुराहट कुटिल और बनावटी नहीं होनी चाहिए,
अब यहां से आप समझ सकते हैं, जैसे एक बनावटी मुस्कुराहट होती है ना, कि आप बनावटी मुस्कुराहट कर रहे हैं। बनावटी मुस्कान नहीं होनी चाहिए आपकी, सामान्य मुस्कुराहट, है ना, मन में शांति का भाव। जब भी किसी से बात करिए, सामान्यता उसकी बात को सुनिए, ठीक है, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मुस्कुराइए, स्माइल करिए। जैसे कोई भाव आपको लगता है आप उसमें स्माइल करिए। जहां पे लग रहा है थोड़ा थोड़ा गंभीर होना भी जरूरी है, कोई ऐसा मुद्दा आ गया, अब मान लीजिए कोई अपनी संवेदनाएं बता रहा है आपसे, मान लो उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, उसके घर में कोई खत्म हो गया है, अब आप वहां पे आप मुस्कुरा रहे हैं, फिर कैसे होगा, पूरा नकारात्मक हो जाएगा ना। तो ये भाव संवेदनाओं के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप पूरे व्यक्ति ऐसे हैं कि आप सामने वाले को पूरे टाइम तक मुस्कुराते ही उस भाव आपको बदलने पड़ेंगे, और पूरे टाइम तक बिल्कुल आप गम में बैठे हुए हैं। मुस्कुराहट आपके चेहरे का एक हिस्सा जब बन जाएगा ना, आप देखेंगे कितना परिवर्तन हो जाएगा आपकी पर्सनालिटी में। कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपके पास आएंगे और आकर के एक पॉजिटिव फील करेंगे, समझ रहे हैं। तो मुस्कुराहट कुटिल नहीं होनी चाहिए कि आप सामने वाले का मजाक उड़ाने के दृष्टिकोण से, वो आपको भी पता है। आप जब इस तरीके का भाव रखते हैं, सामान्य रहिए, बिल्कुल से सामान्य रहिए, किसी से भी मिलिए, थोड़ा सा हल्का सा आपके चेहरे में स्माइल हो, पूछिए उसके बारे में कि कैसे हो, क्या हो, इसके बाद उसको सुनिए। बहुत ज्यादा बोलेंगे फिर उसको लगेगा कि यार ये बनावटी है व्यक्ति, ठीक है, फेक है। तो आप शायद इस बात को समझ रहे होंगे सभी लोग, ठीक है। हाँ, तो बनावटी नहीं करना है, कि बनावटी बहुत सारे लोग जो है हंसते हैं ना, वो फिर जबरदस्ती हंसेंगे, जबरदस्ती करेंगे, वो चीज नहीं होनी चाहिए। सामान्य रहेंगे तो चीजें बढ़िया रहती हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, जब कभी भी आप कन्वर्सेशन करते हैं, किसी के साथ बैठते हैं या इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठेंगे, तो अपने कपड़ों के बारे में बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है, ठीक है। कपड़ों के बारे में जितनी चिंता करनी है, जब आप घर से निकले, ड्रेसिंग रूम में शीशे के सामने सब देख लिया, टाई सही है, ये सही है, वो सही है, कभी भी कहीं पर भी जाइए, ये नहीं कि बात बात में आप अपने कपड़े सही कर रहे हैं, ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखना है। बात बात में कपड़े सही नहीं किए जाते हैं, बात बात में कपड़े नहीं सही करना। एक बार हो गया, फिर इसके बाद मस्त है, आपने एक बार देख लिया, हाँ ठीक है, ये आपका ड्रेसअप है, पूरा इन है, शर्ट इन है, अंदर टाई लगी हुई है, बेल्ट सही है, सब कुछ सही है। अब ये पता चला हर बात में आप पैंट ही सही कर रहे हैं, हर बात पे शर्ट ही सही कर रहे हैं, ये भी एक नकारात्मकता दिखाता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अपने कपड़ों के बारे में चिंता नहीं करनी है, ठीक है, बस ये देखना है कि हाँ ठीक है, एक बार पहन लिया, अब सब कुछ ओके। और ऐसे कपड़े वैसे भी हमें पहनने भी नहीं चाहिए जो हमें असहज महसूस कराएं। हमारे इंटरव्यू के तो मैं कपड़े आपको बताऊंगा, वो पोशाक तो भी है, सामान्य जीवन में भी आप कोई ऐसा कपड़ा मत पहनिए कि आप खुद असहज लग रहे हैं। कॉन्फिडेंस आना चाहिए, कोई भी कपड़ा पहनिए आप, कपड़े में कोई बुराई नहीं होती, बस आपके अंदर मतलब ये नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं आपका आ रहा कपड़े पहन करके। कई बार आप देखेंगे ना, फिल्म इंडस्ट्री में तो मान लीजिए चलो चलता है, कई बार हीरो को देख लेंगे, हीरोइनों को किसी को भी देख लेंगे, आपको खुद भरोसा नहीं हो रहा, आप कोई भी कपड़े में कोई बुराई नहीं है। लोग कपड़े को लेकर कमेंट करते रहते हैं ना, देखो कैसे कपड़े पहने, हर कपड़ा सही है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ पहनिए। यदि कॉन्फिडेंस आपको आ रहा है कपड़े में तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप कभी मीटिंग करते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, कई बार आप मुझे देखते हैं, मैं सूट बूट में आपको मिलूंगा, ठीक है, मुझे जबकि इस तरीके से रहना बहुत पसंद है। मैं सोचता हूँ बच्चों के सामने ही तो जा रहा हूँ, थोड़ा सा मस्त होकर के जाता हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें अपने आप को कंफर्ट और बहुत कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। लेकिन जब सामान्यतः हमें जाना पड़ता है, 4 लोगों से 10 लोगों से मिलना है, तो फिर एक ड्रेस कोड होता है प्रॉपर। तो इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपका एक प्रॉपर ड्रेस कोड होगा, ठीक है, तो वो ड्रेस कोड मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ड्रेस कोड आपको क्या पहनना है वो आप बताऊंगा, ठीक है, उस पर डिस्कस करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। हमारे कलर भी होते हैं, जैसे मेरा साथ क्या है, मुझे हमेशा ज्यादातर आप देखेंगे मुझे व्हाइट कलर ज्यादा पसंद है। मतलब आप लोगों ने गौर किया है नहीं किया है, जैसे हमारे संस्था की जो हमारी शर्ट है व्हाइट कलर की है, व्हाइट और ज्यादा से ज्यादा फिर ब्लैक सेकेंड नंबर पे, ठीक है, 2 कलर, ये अपनी अपनी पसंद होती है, पर मुझे व्हाइट में ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। तो जब भी मैं मतलब आमतौर पे व्हाइट कलर पहनता हूं तो मेरे अंदर एक अलग सा सुकून सा महसूस होता है, सामने वाले के प्रति भी मुझे लगता है कॉन्फिडेंस होगा, चीजें होंगी। तो अपना कलर सिलेक्शन भी होता है कि आप जब पहनते, कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल रंग बिरंगा चटक कलर पहन लिया, उसमें भी दिमाग में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। हर चीज को देखना पड़ता है कपड़े में कि आपका कलर कॉम्बिनेशन क्या रहना, ड्रेसिंग सेंस बोलते हैं इसको। तो ड्रेसिंग सेंस में अलग से सेशन लूंगा मैं, अभी इन पे भी डिस्कशन करेंगे, आई कॉन्टेक्ट पे एक अलग सेशन लेंगे, कपड़ों को लेकर एक अलग से सेशन लेंगे, ठीक है। आमतौर पे जब कभी भी हम बैठते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कुर्सी आपको चेयर मिली, तो चेयर में जब कभी आप बैठें तो कोई चेयर, अभी कैजुअल तौर पे आप देखते होंगे
तो एक किनारे हम होकर के बैठ जाते हैं। कई बार एक किनारे आप पूरा भार दे देंगे या एक किनारे होकर बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं बैठते। इंटरव्यू बोर्ड के सामने जब भी जाना है सामान्यता बैठना है। गए चेयर में बैठ गए, ना तो एक किनारे होकर के बैठे और ना जो बहुत ज्यादा, तो बहुत सामान्य तरीके से बिल्कुल बढ़िया से संतुलित तरीके से बैठना होता है। उस पर भी बात करेंगे। एक चीज और बताऊं, कई बार क्या होता है जब हम वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बार बार में अपने सर में उंगली फिराने लग जाते हैं, ऐसे करके करने लग जाएंगे, ऐसे करके देखने लग जाएंगे। आप लोग कभी गेस करना, आपके दोस्त यदि आपसे बातचीत कर रहे हैं तो जब कभी हम अपने सर में उंगली फेरते हैं ना, ये अनिश्चितता का संकेत करता है। ये करता है श्योर नहीं है, ये पता चल जाता है। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज है जिससे आप मतलब आपको पता नहीं है। आप जैसे आमतौर पे देखिएगा एग्जाम हॉल पे क्या होता है, बच्चे को यदि पता नहीं होगा ना तो वो सर पे फिराने लग जाएगा, सर पे करने लग जाएगा, पेन लेकर के ऐसे करने लग जाएगा। तो ये दिखाता अनिश्चितता का संकेत कि इसको चीजें क्लियर नहीं हो रही। ये आपको प्री का जो पेपर देते हैं ना, वो 4 ऑप्शन में जब आप कंफ्यूज होते हैं तब सर बहुत खटकाते हैं आप, वो आमतौर पे होता है सामान्यता। लेकिन जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने रहे, थोड़ा बचे इस चीज से, सर पे उंगली ना फिराएं, यहां पे बैठ के सोचे ना, सामान्यता रहे, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना होता है। मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, फिर आगे मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। एक चीज और होता है, कई बार होता है बात करते करते हम अपना चेहरा छूने लग जाते हैं, ऐसे करके बैठ जाएंगे, है ना। कई बार चेहरा ऐसे टच करने लग जाएंगे। ये कंफ्यूजन का मैसेज है, मतलब ये इससे पता चलता है आप कंफ्यूज हैं। जो चेहरा, जैसे बालों में तो क्या होता है, हम अनिश्चित होते हैं कि अच्छा ये रिप्लाई करूं ना करूं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जब चेहरा हम टच करते हैं ना अपना, तो ये कंफ्यूजन है, संकेत है कि कंफ्यूज्ड हो गया। कभी बच्चों को देखना, बच्चों से कोई भी चीज पूछोगे वो अपना चेहरा पकड़ लेंगे, ऐसे सोचेंगे, वो कंफ्यूज होते हैं किसी चीज को लेकर, इधर जाऊं, ये करूं, ये ना करूं, है ना। उनका अलग ही चलता है मामला, ठीक है। तो जब कभी कंफ्यूजन का भाव होता है, हम बात में अपना चेहरा छूते हैं। तो बात करते समय आपको अपना चेहरा नहीं छूना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, सामने वाले को थोड़ा सा प्रभाव नकारात्मक कर देता है। और इंटरव्यू बोर्ड में आपको पता है वहां पे तो इस स्तर के लोग बैठे हुए हैं जिनको एक अच्छा खासा अनुभव है, मनोविज्ञान की भी समझ रखते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। एक चीज और है, कभी भी जब भी आप कोई चीज बात करें ना, घृणा ना करें किसी से भी, ना तो घृणा करें, ना तो ईर्ष्या करें, ना तो नर्वस हो। जब भी आप नर्वस होंगे आपके अंदर की घबराहट दिखाई देगी, चेहरे में ही दिखाई देगी कि अच्छा आप घबराए हुए हैं। बात करने में आपके शब्दों में भी कई बार क्या होगा, बोलना कुछ चाहोगे, बोल कुछ और दोगे, ठीक है। तो घरण और नर्वस जो होती है ना, घबराहट को दिखाती है। एक चीज और है, बता रहा हूं, कई बार बातचीत करते करते ना हम अपनी मुट्ठियों को ऐसे करके छूते हैं, मुट्ठियों को बांध लेते हैं, मुट्ठी को, मतलब कई बार होता है ना, हाथ को बंद कर लेंगे, ऐसे टच करेंगे, ऐसे करेंगे, बातचीत करते 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 हैं। दरअसल ये भी नहीं करना चाहिए। ये आक्रामकता को दिखाता है, ये क्रोध को दिखाता है कि आपके अंदर क्रोध का भाव पनप रहा है, आप क्रोधित हो रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? जब ऐसे, तो ये आप एक बार, मैं ये कह रहा हूं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को आपको खुद समझना है और आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज करें। मैं अभी बहुत सारे पक्ष आपको बताऊंगा। कई बार क्या होता है, बातचीत करते करते आप जैसे मान लीजिए बैठे हुए हैं क्लास में, मैं आमतौर पे जरूर देखता था कि अभी भी मैं जैसे किसी से बातचीत करते करते क्या होता है कि एक तो हम क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, हाथ पूरा बंद करके बैठ जाएंगे, है ना। हाथ पूरी बंद करके, जैसे अभी मैं पूरी क्लास ऐसे कराऊं आपको, तो आपको कैसा लगेगा? हाथ करके बंद करने का मतलब है कि भैया तुम्हें जो बोलना है बोलो, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं, है ना। मैं बंद विचार, मतलब इससे क्या हो रहा है, आपने अपनी पर्सनालिटी को बंद कर लिया, आप डिफेंसिव हो गए, आप अब सामने वाले के विचारों को स्वीकार नहीं करना चाहते। यदि आप हाथ खोल करके बात करते हैं, आप देखिए आपका दायरा भी बड़ा हो जाता है और दूसरा आप सामने वाले के विचारों को एक्सेप्ट भी करते हैं। तो जब कभी भी कन्वर्सेशन करनी है, बातचीत करनी है, तो आप अपने हाथों का प्रयोग करिए और हाथों को खुला रखिए। जितना हाथों को खुला रखेंगे, पैरों के बीच में इतना प्रॉपर कितना गैप होना चाहिए, सब कुछ इमेजेस के माध्यम से बताऊंगा। इसमें आपको अपने हाथों को प्रॉपर यूज करना चाहिए, हाथों से भी आपको बताना है, लेकिन हाथों को ओपन रखना। आप कई बार आप देखेंगे कि जब कभी मैं क्लास लेता हूं तो क्लास लेते समय मेरे हाथ ज्यादातर आपको चलते हुए मिलेंगे, है ना। ये बॉडी लैंग्वेज में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है इसकी, और हाथ हमेशा मैं खोल करके ही रखता हूं। तो ये दिखाता है कि मैं आपके विचारों को भी स्वीकार रहा हूं, आपके विचारों को भी एक्सेप्ट कर रहा हूं, ठीक है। कई बार क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति पीछे की तरफ जाए, जैसे मान लो कुर्सी में बैठा हुआ है और पीछे टेक ले ले पीठ में ऐसे करके, वो भी मतलब बोर हो रहा है। वो बोर होना भी दिखा रहा है कि आपकी बातों से उसको कोई सरोकार नहीं है, आप चाहे जो बोलते रहें। जैसे आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, 5-6 लोग बैठे हुए हैं या कोई ज्यादा लोग बैठे हैं, तो आप देखेंगे आधे से ज्यादा लोग पीठ टेक ले रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, कुछ अपना ये ऐसे करके बैठे हुए हैं,
यदि आप थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज के बारे में समझ रखें ना, तो आप समझ जाएंगे कि ऑडियंस का रुचि हो रही कि नहीं हो रही। हमेशा यदि आपको सामने वाले से कन्वर्सेशन करना है और उसके साथ इन्वॉल्व होना है, तो हल्का सा उसकी तरफ, थोड़ा सा आप सीधा बैठिए, लेकिन जब वो बात करे तो पीछे की तरफ नहीं जाना, हल्का सा आगे की तरफ रह करके ही उसकी बातों को सुनना है और बातों को उसके रिप्लाई करना है ना। बीच बीच में उसको आपकी शारीरिक भाषा से रिप्लाई करना है आपको उसको, कि आप उसकी बात को सुन रहे हैं। बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछना होता है हमें, कि हम कोई चीज पूछ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और वो एक तरफा पर चला वही बोले जा रहा है, आप भी बीच में टोकिए। कोई बात वो बोला, उसी से कोई एक, मतलब आपको कोई चीज पूछनी है तो उसी से पूछ भी लीजिए, रुचि लीजिए, पूरी रुचि होनी चाहिए आपकी बात को लेकर के। समझ रहे हैं बात को? देखिए, इंटरव्यू में कोई विवादित क्वेश्चन नहीं होता, दरअसल वो आपके पेशेंस को लेकर के कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, उसमें हम बात करेंगे, है ना। पेशेंस आपके अंदर कितना है, आपको यदि कभी कोई एक ऐसी सिचुएशन पे डाल दें जो आपको लगता है कि यार आपके जो है मन में जो है कुछ और चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, तो वो अभी मैं बताऊंगा, उसको लेकर के भी कई सारे प्रश्न डालेंगे, आपको ऐसी परिस्थितियां में डालेंगे जहां पे होगा। तो आपको शारीरिक हाव भाव में 3-4 चीजें अभी मैंने बताई। कई बार जम्हाई लेने लग जाते हैं, आपस में बैठेंगे तो बैठ लेते लेते, जैसे मान लो कोई आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और सामने वाला जम्हाई ले रहा है, उसे छोड़ दो भैया, वो जाना चाहता है, वो बोर हो रहा है, ठीक है, उसको मजा नहीं आ रहा आपके कन्वर्सेशन में। और कई बार सामने वाला जम्हाई ले, सब कुछ ले, हम जबरदस्ती बताते हैं उसे कि अरे नहीं नहीं, मैं पूरी बात सुन के जा, ऐसे कैसे हो सकता है, पूरी बात बिना सुने कैसे चला जा सकता है, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और जब भी साक्षात्कार में, इंटरव्यू में रहें या किसी से बातचीत करें, पहले उनकी बात को पूरी सुन लें। समझ रहे हैं? कभी भी उनकी बात को, सामने वाले की बात को ठीक करने का प्रयास ना करिए कि आप सर सही नहीं बोल रहे हैं, बाधा उत्पन्न ना करें। जो भी वो बोल रहे हैं उसको सुनिए और फिर रिप्लाई करिए। यदि आपको आता है तो आप उसका उत्तर दीजिए, नहीं आता है तो नहीं बोलिए, खत्म बात। इसमें ज्यादा ये सोचने की जरूरत नहीं कि अरे मुझे तो सब कुछ आना चाहिए, हर गेंद पे मैं सिक्स मारूंगा। हर गेंद पे सिक्स कौन मारता है, ठीक है। अहंकारी शैली नहीं होनी चाहिए आपकी। अति सूक्ष्म शब्दों में आपको जवाब नहीं देना है, पर्याप्त शब्दों में जवाब दीजिए। कैजुअल तरीके से आपको, पहली बात, कैजुअल तरीके से नहीं रहना, अनुचित तरीके से नहीं रहना है, अनुचित तरीके से नहीं बैठना है। बैठने का एक तरीका, तो वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा आने वाले सेशंस में, इमेजेस के माध्यम से आपको कैसे बैठना है। तो शारीरिक भाषा को लेकर आपसे बहुत सारे पक्ष आपको सिखाने का प्रयास मेरा इस सेशन में होगा। इसी को हम इंटरपर्सनल स्किल बोलते हैं, ठीक है। इसी को इंटरपर्सनल स्किल कहते हैं। और ये आपके प्रीलिम्स में भी सी सेट वाले चैप्टर में टॉपिक है आपका। तो इंटरपर्सनल स्किल भी आपका इसी सेशन के माध्यम से होता जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू के सेशन से ही आपका आईपीएस का टॉपिक भी होता जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल भी आपका अच्छा होगा, आपका इंटरपर्सनल स्किल भी अच्छा होगा, आपका डिसीजन मेकिंग भी अच्छा होगा, आपके अंदर की समझ भी अच्छी बढ़ेगी, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूं। अब आपको एक टास्क दे रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझिए और उनको नोट डाउन करने की कोशिश करिए कि आप किस परिस्थिति में किस तरीके के एक्ट करते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि बातचीत करते करते समय ऐसा तो नहीं बालों में ज़्यादा हाथ जाता हो, मुंह पे हाथ जाता हो। ये अकेले जैसे आप कई बार पढ़ते रहते हैं ना, पढ़ते पढ़ते आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप उस समय थोड़ा सा अपने आप को रीड करिए। इसको कहते हैं सेल्फ रीडिंग। तो एक सेल्फ रीडिंग करिए, खुद को समझने का प्रयास करिए कि एटलीस्ट आप चलते कैसे हैं। ये थोड़ा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे ना तो फिर सुधार करेंगे इन पे, ठीक है। अब इनका सही तरीका क्या होगा, क्या क्या चीज़ें करनी क्या नहीं करनी, तो ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक बुक आती है, मैंने एक बुक बहुत पहले पढ़ी थी, शायद एलन प्लीज की बुक पढ़ी थी, बॉडी लैंग्वेज पे ही किताब थी वो। यहाँ पे किताब है नहीं तो मैं आपको दिखाता ज़रूर। हाँ, वो शायद मेरे लाइब्रेरी दूसरी जगह पे रखी हुई है, यहाँ पे नहीं है किताब। एक बुक आती है एलन प्लीज की, और भी बहुत सारी किताबें आती हैं बॉडी लैंग्वेज पे, मैंने 3-4 किताबें पढ़ी हैं। तो हम जो है उस किताब के माध्यम से भी मैं आपको कई सारे पक्षों को आपको बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको बेसिक चीज़ें समझ पाएँ कि बॉडी लैंग्वेज का कितना रोल होता है, हमें कैसे अपने शारीरिक भाषा, अपने हाव भाव को सही करना है, ठीक है। हाँ, आदत को अभी से सुधारना है। ये आपको क्या लगता है कि अचानक ही सुधर जाएगी? आदत बनाने में टाइम लगता है, थोड़ा सा अपने तरीकों में चेंज लाना है।
तो ये धीरे 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 करना है। देखो आम जन जीवन में तो ज़रूरी है ही है, और कल के दिन आप प्रशासन में जाओगे, एक अधिकारी जो है ना, इंटरव्यू, वैसे इंटरव्यू के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, तो फिर आपको वहाँ तो सब कुछ सिखाया जाता है। जब आप जाओगे ट्रेनिंग सेंटर में ना, तो ट्रेनिंग सेंटर में आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, है ना। लेकिन हर चीज़ ट्रेनिंग के लिए नहीं छोड़नी ना, पहले से भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब तो सब चीज़ें आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। आप खुद देखिए सीसैट में सब कुछ डाल रखा है, इंटरपर्सनल स्किल डाल रखा है, कम्युनिकेशन स्किल भी डाल रखा है, आपका डिसीजन मेकिंग भी डाल रखा है। तो ये क्यों डाला है सिलेबस में? कृतिका राज जी, देखो दरअसल क्या होता है ना, इंटरव्यू मैंने मेरे शुरुआती सेशन अभी देखना, मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है आज़ाद IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें, कई सारे मुद्दों पे चर्चा की। इंटरव्यू कुछ नहीं, एक सामान्य वार्तालाप है, सामान्य बातचीत है। दरअसल दबाव में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला हमें कुछ देने वाला है। देने क्या, पूरा करियर डिसाइड करने वाला है आपका। मान लीजिए अभी इंटरव्यू बोर्ड में ये हो जाए कि किसी शादी में आप जाओ और वही 5 मेंबर खाना खाते हुए मिल जाएं आपको, तो आप डरोगे क्या उनसे? नहीं डरोगे, सामान्यतः बातचीत करके चले आओगे, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है इनसे कुछ नहीं चाहिए। दरअसल जब हमें किसी चीज़ की एक आस बंध जाती है ना कि यहाँ पे जाएंगे, कुछ पूछेंगे, उसका रिप्लाई देंगे। अभी आप जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाओ प्राइवेट सेक्टर में, तो आपको लगता है यार नौकरी नहीं मिलेगी, क्या करूँगा। वो अनिश्चितता का जो भाव आपके मन में रहता है ना, वही आपका डर है, वही आपको डराता है। वो जो आपके अंदर की एक आपकी शैली बनी हुई है ना, वो चीज़ सुधर जाएगी। डरना नहीं है, डरने से कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, देखो इंटरव्यू में कुछ तो चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन सामान्यतः सभी से पूछे जाते हैं। आम प्रश्न होते हैं, कुछ सामान्य प्रश्न होते हैं। हाँ, कुछ आपके जो आपका बायोडाटा होता है उससे क्वेश्चन बनते हैं, आपकी हॉबी से क्वेश्चन बनते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं, आपके विषय वस्तु से क्वेश्चन बनते हैं, आपके एकेडमिक जीवन से बनते हैं। ये सब चीज़ें शुरू में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो आज के सेशन में बॉडी लैंग्वेज पे बात की हमने। अभी आने वाले समय पे विभिन्न मुद्दों को अभी थोड़ा थोड़ा उठाएंगे, फिर आगे चल के इन्हीं को मैं डिटेल एक्सप्लेन करूंगा कि हमने बॉडी लैंग्वेज पे ही 5-6 लेसन किए, क्लास की। ऐसे ही हमने जो है हर एक मुद्दे पे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। मैं बहुत सारे हाव भाव भी बताऊंगा, आई कॉन्टैक्ट भी बताऊंगा, सब कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको चीज़ें होंगी। अभी तो आप लोग देखो प्री और मेंस क्वालिफाई करिए, फिर इसके बाद जब आपका मेंस हो जाए उसके बाद इंटरव्यू के लिए मुझसे एक बार आप मुलाकात ज़रूर करिएगा। मॉक इंटरव्यू तो देखिए ठीक है, लेकिन आप एक बार मुझसे मिलेंगे तो मैं आपको बहुत सारे इनपुट दे दूंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे जिनका मेंस क्वालिफाई हुआ, आज सिलेक्टेड है, चयनित है, और जब इंटरव्यू की बात आई तो बहुत सारे बच्चे आए, तो मैंने कई सारी बातें उनको इनपुट बताए, जैसे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के कैसे आपको भरना है। मेंस के बाद एक बार आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, ठीक है। हर तरीके से बहुत सारे मुद्दों को लेकर डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। अगले सेशन पे और मुद्दों को लेकर आएंगे, धीरे धीरे चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। अभी हम बेसिक लेवल पे चीज़ों को देख रहे हैं, फिर धीरे धीरे इनको और बढ़ाएंगे। चलिए आज का सेशन कैसा लगा एक बार ज़रूर मुझे प्रतिक्रिया दीजिएगा, है ना। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी होती है। चलिए शुक्रिया।